गुड मॉर्निंग। आज किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 का हम लोग वीडियो 15 लेकर मिल रहे हैं। पिछला वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा क्रांति कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। ये जो क्रांति कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। आज हम लोग अब फॉर्मूला डिराइव करेंगे। पीछे भी फॉर्मूला हमने डिराइव किया है 1/v + 1/u = 1/f। तो ये फॉर्मूला आपको इंटर के एग्जाम में नहीं पूछेगा जो पीछे हम प्रूफ करवाए थे, लेकिन आज जो हम फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं या कल जो फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। यदि आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आज जो हम फॉर्मूला प्रूव कराने जा रहे हैं वो इंटर के सिलेबस का है और ये पूछेगा भी, पूछता भी है, इंपॉर्टेंट भी है। तो टॉपिक है उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र प्राप्त करें। उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह से प्रकाश के अपवर्तन सूत्र प्राप्त करें या उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करें, या कहें कि उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह के लिए अपवर्तन सूत्र सिद्ध करें। सूत्र होता है μ2/v माइनस μ1/u = μ2 - μ1/r। खैर हम लोग पहले डायग्राम समझते हैं और उसके बाद बात करेंगे। अपवर्तक सतह के बारे में आप पहले से जान चुके हैं। अपवर्तक सतह एक ऐसा सतह होता है जो दो माध्यमों को अलग करता है। अपवर्तक सतह एक ऐसा सतह होता है जो दो माध्यमों को अलग करता है। तो हम लोग अपवर्तक सतह से प्रकाश के अपवर्तन की बात करेंगे तो ये आपका एक अपवर्तक सतह है जो कि उत्तल है, और चूंकि ये अपवर्तक सतह है तो ये दो माध्यमों को अलग करेगा। एक माध्यम हो गया μ1 और दूसरा माध्यम हो गया μ2। पहला माध्यम μ1, इधर का माध्यम μ1 और उधर का माध्यम μ2। जैसे चूंकि ये अपवर्तक सतह है तो स्वाभाविक सी बात ये दो माध्यमों को अलग करेगा। तो इस माध्यम का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इस तरह के माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है। इसमें से ये भी ध्यान देना है कि μ2 जो है वो μ1 से बड़ा है। μ2 जो है μ1 से बड़ा है, मतलब ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। राइट साइड सघन माध्यम है, लेफ्ट साइड विरल माध्यम है। ध्यान दीजिएगा। ये हमारा मुख्य अक्ष होगा। फिगर को ध्यान से देखिएगा, फिगर आसान नहीं होगा बहादुर। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष का जो पोल है, ध्रुव, वो हमारा O है। मुख्य अक्ष का जो ध्रुव है वो हमारा O है। मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु P है, मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु P है जहां प्रकाश स्रोत रखा गया है। प्रकाश स्रोत का मतलब हुआ कि यहीं पर प्रकाश का स्रोत रखा हुआ है जहां से प्रकाश निकल रहा है। प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण चला और अपवर्तक सतह के, प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण चला और अपवर्तक सतह के बिंदु M पर मिला। अपवर्तक सतह के बिंदु M पर मिला या आपतित हुआ, जो कहिए। ये दूसरा किरण निकला जो सीधा अपवर्तक सतह के प्रकाशीय केंद्र से होते हुए आगे बढ़ गया। ये प्रकाशीय केंद्र, ध्रुव नहीं है, ये प्रकाशीय केंद्र है। तो प्रकाशीय केंद्र से होते हुए गुजर गया सीधा। अब आप देख सकते ये अभिलंब है, ये अभिलंब है।
आप जानते होंगे कि प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यह अविलंब है, तो इसका रियल रास्ता ये था, प्रकाश किरण के गुजरने का रियल रास्ता ये था। लेकिन जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगा, अविलंब की ओर मुड़ेगा तो ये नीचे की ओर हो जाएगा। प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका एक्चुअल रास्ता ये है, लेकिन सघन माध्यम में जाएगा तो अविलंब की ओर मुड़ेगा तो थोड़ा ये नीचे की ओर हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। तो अब ये कंडीशन कुछ ऐसा हो गया। आप देख सकते हैं P पर कोई प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत से किरण निकला जो अपवर्तक सतह के बिंदु M पर गया और बिंदु M पर जाने के बाद चूंकि यह सघन माध्यम एंट्री कर रहा है इसीलिए अविलंब की ओर झुक गया, अविलंब की ओर मुड़ गया और ये मुख्य अक्ष को बिंदु P डैश पर काटता है जहां वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, जहां वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ये कोण अल्फा है, ये जो कोण आप देख रहे हैं अल्फा हो गया, ये कोण बीटा हो गया, ये कोण गामा हो गया। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। हम बिंदु M से मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे। जब आप प्रकाश से अपवर्तक सतह बनाइएगा और चाप थोड़ा बड़ा लीजिएगा, जब ये आप अपवर्तक सतह खींचेंगे और चाप थोड़ा बड़ा लेंगे तो ये वाला जो चाप है वो थोड़ा हल्का सा सीधा होगा और उस केस में जब ये आप लंब डालेंगे तो बिल्कुल O के पास में होगा। हमारा तो थोड़ा सा लंब डाले हैं तो कुछ O से दूर आया है, लेकिन जब आप प्रकाश बड़ा लीजिएगा, प्रकाश थोड़ा फैला लीजिएगा और उसके बाद जब चाप काटेंगे और लंब डालेंगे आप तो बिल्कुल ये O के पास में ही होगा। इसको आप ऐसे भी समझिए कि जैसे हम मान लीजिए M यहाँ है, यदि हम M यहाँ लिए होते, M यहाँ पर और यहाँ से लंब डालते तो क्या बिल्कुल O के पास में आता या नहीं आता? यदि M जो यहाँ लिए हैं वो हम यहाँ लिए होते और यहाँ से लंब डालते तो बिल्कुल O के पास में होता या O पर ही होता। तो समझ गया होंगे आप, ये जो हमने लंब डाला है थोड़ा दूर है इसीलिए, क्योंकि ये जो चाप लिए हैं वो थोड़ा सा छोटा है। यदि हम सीधा प्रकाश थोड़ा बड़ा लेते और तब हम खींचेंगे तो बिल्कुल पास में आएगा। अब आप देखेंगे प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी, वस्तु दूरी U है। प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी, वस्तु दूरी U है। प्रकाशीय केंद्र से वक्रता केंद्र की दूरी, वक्रता त्रिज्या R है। और प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी भी है। यही हमारा डायग्राम हुआ। आप चित्र में देख सकते हैं एक उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह है जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है। दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक μ1 और μ2 है। इसमें μ2 बड़ा है μ1 से, यानी ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। इसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु P है जहां प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत का मतलब जहां से प्रकाश निकलता है। तो मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु P है जहां प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकला तो एक प्रकाश किरण सीधा निकल गया, विचलित नहीं हुआ, सीधा निकल गया। जो प्रकाशीय केंद्र से गुजरता है वो सीधा गुजर जाता है, विचलित नहीं होता। दूसरा किरण अपवर्तक सतह के बिंदु M पर गया। जो बिंदु M पर गया वो सघन माध्यम में गया तो अविलंब की ओर मुड़ गया तो ये नीचे की ओर झुक गया और मुख्य अक्ष के बिंदु P डैश पर कटा जहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। कुल मिलाकर बिंदु P पर वस्तु है, बिंदु P डैश पर प्रतिबिंब, ये वक्रता त्रिज्या R, वस्तु दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V।
ये हमारा कंडीशन हुआ। अब हम लोग बात करेंगे स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से आप जानते होंगे कि 1μ2 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। 1μ2 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। स्नेल के नियम से इसको लिख सकते हैं μ2 बाई μ1 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। कुछ बच्चे म्यू में कंफ्यूज हो रहे हैं, यू लिख करके और ये चिन्ह खींच दीजिए, यू लिख करके और ये चिन्ह खींच दीजिए, इसको म्यू पढ़ेंगे। तो μ2 बाई μ1 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, μ2 इंटू साइन आर इक्वल टू μ1 इंटू साइन आई। जो लोग ये बुक पढ़ते हैं उनको बता दें थोड़ा सा, स्नेल के नियम का जनरल फॉर्म यही लिखा जाता है अधिकतर। हम तो शुरुआत यहां से किए हैं क्योंकि हमने आपको यही पढ़ाया है, लेकिन बुक पढ़िएगा यदि तो अधिकतर बुक में आपको यही स्नेल के नियम का फॉर्म मिलेगा, μ2 साइन आर इक्वल टू μ1 साइन आई। अब यहां एक रूल बताने जा रहे हैं जो पहले से रूल बहुत बार बता चुके हैं कि यदि थीटा का मान बहुत ज्यादा छोटा हो, यदि थीटा का मान बहुत ज्यादा छोटा हो तो साइन थीटा टेंड्स टू थीटा, tan थीटा टेंड्स टू थीटा या साइन थीटा टेंड्स टू tan थीटा, ये तीनों रूल लागू होता है। यदि थीटा का मान बहुत ज्यादा छोटा हो तो साइन थीटा की जगह पर केवल थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा की जगह पर केवल थीटा लिख सकते हैं या साइन थीटा की जगह पर tan थीटा भी लिख सकते हैं। यही रूल हम यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं कि चूंकि थीटा का मान बहुत ज्यादा छोटा है, चूंकि थीटा का मान बहुत छोटा है, चूंकि थीटा का मान बहुत छोटा है, इसलिए साइन थीटा टेंड्स टू थीटा। तो साइन थीटा टेंड्स टू थीटा का मतलब हुआ कि μ2 और साइन आर के जगह पर केवल आर लिखेंगे, μ1 और साइन आई की जगह पर केवल आई लिखेंगे। यह हमारा समीकरण 1 हुआ। यदि थीटा का मान बहुत ज्यादा छोटा हो तो साइन थीटा टेंड्स टू थीटा, तो साइन थीटा टेंड्स टू थीटा, तो साइन आर की जगह पर केवल आर और साइन आई की जगह पर केवल आई। यह हमारा समीकरण 1 हुआ। अब हम अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं, तो आई और आर का मान, आई और आर का मान यह चित्र के माध्यम से हम अल्फा बीटा सॉरी आई और आर तो दिया ही नहीं हमने बहादुर। ये आपतित किरण और अविलंब के बीच का कोण आपतन कोण आई और अपवर्तित किरण अविलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण आर। आपतित किरण और अविलंब के बीच का कोण आपतन कोण आई, अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण आर। तो अब हम इसी चित्र के माध्यम से आई और आर का मान अल्फा बीटा और गामा के रूप में निकाल करके हम रखने वाले हैं। इस चित्र के माध्यम से आई और आर का मान अल्फा बीटा गामा के रूप में निकाल करके यहां पर हम रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बहिष्कोण से, बहिष्कोण आप जानते होंगे त्रिभुज में बहिष्कोण जो बाहर की तरफ कोण होता है। तो यहां पर हमारा त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा एम सी पी, इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, एम सी पी वाला त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, जिसमें से ये वाला कोण बहिष्कोण है। थोड़ा सा इस चित्र को हम यहां दिखाने की कोशिश करें। यही चित्र देखिए, एम सी पी, जिसमें से ये अल्फा है, ये बीटा है और ये आई है। तो ये आई बाहर का कोण हो गया, ये आई बाहर का कोण हो गया। और आप जानते होंगे कि बहिष्कोण सुदूर अंतःकोण के जोड़ के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज में जो बहिष्कोण है, जो एक्सटर्नल एंगल है, वो दूर के इंटरनल एंगल यानी सुदूर अंतःकोणों के जोड़ के बराबर होता है। यानी आई के जगह पर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, आई के जगह पर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। कहां से, तो त्रिभुज एनसीपी में आई बाहर है, तो आई बराबर अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है। अब हम लोग ध्यान देंगे, एक त्रिभुज है एमसीपी डैश, देखिए एमसीपी डैश। तो इस चित्र को भी हम बना कर देखने की कोशिश करें।
ये चित्र कुछ ऐसा है, एम सी पी डैश, और इसमें हमारा ये बीटा कोण है, ये आर है और ये गामा है। ये त्रिभुज में बाहर का कोण हो गया, और ये बाहर का कोण है तो फिर वही बात कि बहिष कोण सुदूर अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होता है, तो बीटा बराबर आर प्लस गामा। ये रूल आपको पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज में बहिष कोण सुदूर अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो बीटा बराबर आर प्लस गामा, तो बीटा बराबर आर प्लस गामा, तो आर बराबर बीटा माइनस गामा, बीटा बराबर आर प्लस गामा, तो आर बराबर बीटा माइनस गामा। और जब आई और आर का मान मिल गया तो आई और आर का मान हम समीकरण 1 में डाल देंगे। तो देखिए μ2 इंटू आर के जगह पर बीटा माइनस गामा बराबर μ1 आई के जगह पर अल्फा प्लस बीटा, μ2 आर के जगह पर बीटा माइनस गामा बराबर μ1 आई के जगह पर अल्फा प्लस बीटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। μ2 बीटा माइनस μ2 गामा इक्वल टू μ1 अल्फा प्लस μ1 बीटा, μ2 बीटा माइनस μ2 गामा बराबर μ1 अल्फा प्लस μ1 बीटा। ध्यान दीजिए, तो बीटा को इधर लेके आ जाइए और गामा को उधर लेके चले जाइए, तो μ2 बीटा प्लस μ1 बीटा बराबर μ1 अल्फा प्लस μ2 गामा। ध्यान दीजिए बहादुर, ये μ1 बीटा इधर आएगा तो प्लस में नहीं माइनस में होगा, तो μ2 बीटा माइनस μ2 गामा बराबर μ1 अल्फा प्लस μ1 बीटा। तो ये माइनस वाला उधर गया तो प्लस हुआ, लेकिन ये जो प्लस है वो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसमें से बीटा कॉमन ले लीजिए, तो μ2 माइनस μ1, बीटा कॉमन ले लीजिए तो μ2 माइनस μ1 बराबर μ1 अल्फा प्लस μ2 गामा। इसको हम इतना ही रख देते हैं समीकरण नंबर 2। ये हमारा सॉल्व हुआ। एक बार फिर समझिए, सबसे पहले स्नेल के नियम हमने इस्तेमाल किया। स्नेल के नियम में μ2 sin r बराबर μ1 sin i, आई और आर का मान हमने बहिष कोण के माध्यम से निकाल लिया और आई और आर का मान समीकरण 1 में डाल दिया। ये समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में आई और आर का मान रख दिया तो हमारा इतना आया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, तो अल्फा बीटा और गामा का मान यहां से निकाल करके रखने वाले हैं। हम चित्र में से अल्फा बीटा और गामा का मान यहां रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, चूंकि बोर्ड छोटा है तो एक बार में पूरा नहीं आ पाएगा, तो आप लोग जो है समझने की कोशिश करेंगे। नोट्स में चूंकि टोटल दिया हुआ है तो वीडियो के सामने नोट्स रख करके आप पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा शायद समझ में आए। ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज NOP, ये आपको मानना है कि जो डॉट लाइन है वो O के पास में ही है। हम बता चुके हैं इसका कारण। समकोण त्रिभुज MOP, त्रिभुज MOC एवं त्रिभुज MOP डैश में, हमारे पास 3 त्रिभुज हो गया, MOP, MOC, MOP डैश में। ध्यान दीजिएगा, tan अल्फा इक्वल टू MOP में tan अल्फा इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब हमारा h हो गया, तो लंब बटा आधार, तो tan अल्फा बराबर h बटा u, tan अल्फा इक्वल टू h बटा u, tan बीटा इक्वल टू h बटा में r, tan गामा इक्वल टू h बटा v। देख सकते हैं आप, tan अल्फा इक्वल टू लंब बटा आधार, tan बीटा इक्वल टू लंब बटा आधार,
और tan गामा इक्वल टू लंब बटा आधार। वही रूल हमने बताया कि जब थीटा का मान बहुत ज्यादा छोटा हो, थीटा का मान बहुत ज्यादा छोटा हो तो साइन थीटा टेंड्स टू tan थीटा होता है, साइन थीटा टेंड्स टू थीटा होता है और tan थीटा टेंड्स टू थीटा होता है, यानी tan थीटा की जगह पर भी थीटा हम लिख सकते हैं। तो चूंकि थीटा का मान बहुत ज्यादा छोटा है इसीलिए tan अल्फा टेंड्स टू अल्फा, tan बीटा टेंड्स टू बीटा। टेंड्स का मतलब होता है अग्रसर होना। जैसे हम लोग मैथ बनाते हैं और मैथ सॉल्व किए, आंसर आया हमारा मान लीजिए 8.246 और आंसर हम लोग बुक में मिलाते हैं और 8.23 होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, गलती हो गया, हम लोग कहते हैं ना ठीक है बा आ गया बराबर, क्योंकि इसको मतलब लगभग इक्वल है, इक्वल नहीं है, लगभग इक्वल है। कोई भी डाटा को हम लेते हैं, मान लीजिए हम लोग मैथ बनाते हैं और वो मैथ में आंसर है 3 और हमने जो बनाया है उसका आंसर आया 3.006, तो हम लोग क्या कहेंगे, गलत है? नहीं, वही लगभग इक्वल है, उसको कहते हैं टेंस, अग्रसर होना, उसके लगभग इक्वल होना। तो वही बात कर रहा है कि tan अल्फा टेंड्स टू अल्फा, tan बीटा टेंड्स टू बीटा, tan गामा टेंड्स टू गामा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू हो गया h बटा यू, बीटा इक्वल टू हो गया h बटा में r और गामा इक्वल टू हो गया h बटा में v। एक जगह मिस्टेक हुआ है, ध्यान दीजिए, चिन्ह परिपाटी का हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो tan अल्फा इक्वल टू लंब बटा आधार, तो h बटा में माइनस u होगा, क्योंकि u जो है लेफ्ट साइड है, u जो है लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस u होगा और r जो है राइट साइड इसलिए प्लस रहेगा, v जो है राइट साइड इसलिए प्लस ही रहेगा, तो यहां पर भी हमारा माइनस ही होगा। अब ये हम देख सकते हैं कि अल्फा बीटा और गामा का मान हमारा मिल चुका है, अल्फा का भी मान मिल चुका है, बीटा का भी मान मिल चुका है और गामा का भी मान मिल चुका है। तो अब हम अल्फा बीटा और गामा का मान समीकरण 2 में रखेंगे, बीटा का मान यहां रखेंगे h बटा r, गामा का मान यहां रखेंगे और अल्फा का मान यहां रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, रखने के बाद क्या मान आ रहा है, अल्फा बीटा और गामा का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो बीटा के जगह पर h बटा r, तो h बटा r μ2 माइनस μ1 बराबर μ1 अल्फा के जगह पर माइनस h बटा u प्लस गामा के जगह पर h बटा v। सब में h है, देखिए तो h यहां भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, h कॉमन ले लीजिए तो μ2 माइनस μ1 बटा में r, ये हमने h कॉमन ले लिया, इसमें भी h कॉमन ले लीजिए तो माइनस μ1 बटा u प्लस μ2 बटा v, h से h कटेगा, फाइनली क्या बचा, तो देखिएगा ध्यान से, तो यही हमारा सूत्र आने वाला है, μ2 बाई v, प्लस में है तो पहले लिख दिए, माइनस में है तो बाद में लिख दिए, μ1 बटा u। सजाने का तरीका होता है, प्लस वाला पहले लिखते हैं, बाद वाला माइनस में, बराबर μ2 माइनस μ1 बटा में r। यही हमारा फाइनल सूत्र हुआ, उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, यही हमारा उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह से अपवर्तन का सूत्र हुआ। इसमें आप लोगों को फिर से थोड़ा सा सूत्र बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। ये सूत्र एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो पता चलेगा, बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न पूछेगा उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करें, या उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह के लिए प्रकाश के अपवर्तन सूत्र प्राप्त करें, या उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह के लिए अपवर्तन सूत्र सिद्ध करें। इसमें v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, u क्या है, वस्तु दूरी, r क्या है, वक्रता त्रिज्या। μ2 और μ1 को समझिएगा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, μ2 दाहिने तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, μ2 दाहिने तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक है और μ1 बाएं तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक है। μ2 दाहिने तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक है और μ1 बाएं तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक है।
μ2 जो है दाहिने तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक है, μ1 जो है बाएं तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक है। तो μ2 हमारे दाहिने तरफ हो गया, μ1 बाएं तरफ हो गया, ये जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा ये जरूर याद रखिएगा कि μ2 सघन माध्यम है और μ1 विरल माध्यम है। μ2 सघन माध्यम है, μ1 विरल माध्यम है, तो हमने ये थ्योरी लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि μ2 दाहिने तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक है और μ1 बाएं तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक है। तो ये हमारा टॉपिक हुआ उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह के लिए प्रकाश के अपवर्तन सूत्र। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे अवतल गोलीय अपवर्तक सतह के लिए प्रकाश के अपवर्तन सूत्र। अवतल गोलीय अपवर्तक सतह के लिए प्रकाश के अपवर्तन सूत्र हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। हम आपके सामने 2 प्रश्न दे रहे हैं। ये प्रश्न देने का हमारा मकसद यही है कि आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अंतर लिखें। एक प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अंतर लिखें। एक प्रश्न आप इसका आंसर दीजिएगा। और दूसरा प्रश्न ये दीजिएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है क्यों? उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है क्यों? ये 2 प्रश्न हैं। एक प्रकाश के परावर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अंतर लिखें। दूसरा उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है क्यों? ये दोनों ही प्रश्न का उत्तर आपको लिख करके मेरे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर भेजना है। लेकिन पिछला जब हमने सॉल्यूशन आप लोगों से मांगा था तो बहुत से बच्चों ने इसका सॉल्यूशन दिया था, जो प्रश्न हमने दिया था। लेकिन उसमें हम थोड़ा सा चाहेंगे आप लोगों से कि जब आप आंसर सेंड करें तो अपना डिटेल जरूर भेजें कि आप कौन से स्टूडेंट भेज रहे हैं, क्योंकि हमें भी तो पता चले कि हाँ कौन से स्टूडेंट जो है एक्चुअली वीडियो देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें पता हो तो आप डिटेल के साथ अपना भेजें। आंसर भेजा आपने, उसमें डिटेल भी डाल दीजिए कि हाँ मेरा नाम ये है, हम इस बैच में हैं, सीट नंबर तो चूंकि अभी पता नहीं। तो अब डिटेल कहने का मतलब भेजें जिससे कि हम आपको पहचान सकें। तो खैर आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें, मेहनत करें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।